हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउच कॉफ़ी बुक्स। पिछले वीडियो में हमने मेवाड़ हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट किया था। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने राणा लाखा तक पढ़ाई कर ली थी। हमने देखा था कि किस तरह जो मारवाड़ की हंसाबाई थी, जिनके पिता थे चूंडा, उनका रिश्ता मेवाड़ के चूंडा के लिए आया था, लेकिन वो बाद में शादी उनकी राणा लाखा से हो जाती है, हंसाबाई की। और चूंडा प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो आजीवन मेवाड़ का शासन नहीं लेंगे, और उनकी प्रतिज्ञा के लिए उन्हें भीष्म पितामह भी कहा गया था। राव चूंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा गया है। और जब राणा लाखा और हंसाबाई की विवाह हुआ तो उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था मोकल, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और मोकल को मेवाड़ का अगला राणा बनाया गया। इनके संरक्षक थे चूड़ा, क्योंकि इनकी उम्र काफ़ी कम थी उस समय, तो चूड़ा को इनका संरक्षक बनाया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो चूड़ा की माता थी हंसाबाई, जो उनकी सौतेली माँ थी, उनको चूड़ा पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगा कि अभी तो इसने प्रतिज्ञा ले ली है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है, बाद में हो सकता है ये मोकल को मार दे या कुछ भी करके शासन हथिया ले। तो हंसाबाई को उन पर अविश्वास था, और इसी अविश्वास के कारण चूंडा मेवाड़ को छोड़कर मालवा चले गए। मालवा में एक सुल्तान होशंग शाह थे, उनके पास जाकर रहने लगे। तो क्वेश्चन अगर आए कि चूंडा मेवाड़ से मालवा क्यों चले गए थे, तो आंसर होगा हंसाबाई को उन पर विश्वास नहीं था, और इस तरह उन्हें रहना भी नहीं था कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ के लोग ही मुझ पर विश्वास ना करें। तो अपने स्वाभिमान के लिए वो वहाँ से चले गए मालवा। जब चूंडा मेवाड़ से मालवा चले गए तो जो संरक्षक का पद था वो खाली हो गया। तो ऐसे में हंसाबाई के भाई यानी मोकल के मामा रणमल, मोकल के मामा थे ये, इनको मोकल का संरक्षक बना दिया गया था। मोकल के प्रमुख कार्य देख लेते हैं हम। इन्होंने निर्माण कार्य क्या क्या करवाया। एक तो एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया। एकलिंग मंदिर हम जानते हैं कि गुहिल इनको अपना स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं, और इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर का परकोटे का निर्माण करवाया था मोकल ने। दूसरा, संमिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ये एकलिंग जी मंदिर है, ये संमिधेश्वर मंदिर है चित्तौड़ में, एकलिंग मंदिर है नागदा उदयपुर में। ये संमिधेश्वर मंदिर जो चित्तौड़ के किले में स्थित है, इसका पुनर्निर्माण मोकल ने करवाया था। अब पुनर्निर्माण तो मोकल ने करवाया, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पर गुहिलों से पहले, काफ़ी पहले परमारों का शासन था, और उनमें एक शासक हुए थे भोज परमार। उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, और इस मंदिर का पूर्व नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। पहले इसको त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता था। मोकल के समय में एक और घटना हुई थी कि गुजरात का शासक था अहमद शाह। उसने 1433 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। अहमद शाह ने 1433 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। तो जब मोकल युद्ध की तैयारियां कर रहा था, युद्ध के लिए अपने डेरे डाले हुए थे, अपने कैंप में बैठा हुआ था, उसी समय जीलवाड़ा राजसमंद नामक जगह पर चाचा, मेरा और महपा पवार, इन तीनों ने मौके का फ़ायदा उठाकर मोकल की हत्या कर दी। ये तीनों अलग अलग लोग हैं, ऐसा नहीं है मेरा चाचा कुछ भी। चाचा, मेरा, महपा पवार, इन तीनों ने मोकल की हत्या कर दी थी। तो क्वेश्चन अगर आता है मोकल की हत्या किसने की? चाचा, मेरा और महपा पवार ने की। कहाँ पर की? जीलवाड़ा राजसमंद में की। और उस समय अहमद शाह ने गुजरात के अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया हुआ था। अब हम देखते हैं राणा कुंभा। ये मोकल के पुत्र थे। तो इनके पिता हुए मोकल, माता सौभाग्यवती परमार, और संरक्षक रणमल। क्योंकि जब मोकल की हत्या कर दी थी चाचा, मेरा और महपा पवार ने, उस समय कुंभा की उम्र भी कम थी, तो इसलिए उनका संरक्षक रणमल को बनाया गया था। माता इनकी थी सौभाग्यवती परमार। अब देखिए कुंभा के समय स्टार्टिंग में घटनाएं किस प्रकार हुई थी। सबसे पहले तो कुंभा ने रणमल, जो इनके संरक्षक थे, उनकी सहायता से अपने पिता की हत्या का बदला लिया।
रणमल की सहायता से कुंभा ने पिता की हत्या का बदला लिया। इनके पिता थे मोकल, जिनकी हत्या चाचा मेरा और महपा पवार ने कर दी थी। लेकिन रणमल का धीरे धीरे प्रभाव भी बढ़ता जा रहा था मेवाड़ के दरबार में, और उसने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अपने जो विरोधी थे राघव देव, जो कि चूंडा के भाई थे। चूंडा वही हैं जो मोकल के संरक्षक थे पहले और बाद में मालवा चले गए थे। तो रणमल ने इनकी हत्या कर दी, राघव देव की हत्या कर दी रणमल ने, जो कि चूंडा के भाई थे। ये सब देखते हुए हंसाबाई को लगा कि रणमल अपना अतिरिक्त प्रभाव यहाँ पर दिखा रहा है। तो हंसाबाई ने, जो कि चूंडा थे, उनको वापस मालवा से मेवाड़ बुला लिया कि आप वापस आ जाओ और अपना राजकाज संभालो और कुंभा का संरक्षण करो। तो हंसाबाई ने चूंडा को वापस बुला लिया था। चूंडा वापस आए तो जब इन्हें पता लगा, बाद में आगे चल के पता लगा कि रणमल कुंभा की हत्या की भी प्लानिंग कर रहा है। इसकी एक प्रेमिका थी भारमली। तो एक बार उसने शराब के नशे में रणमल ने भारमली को बता दिया था कि अब मैं तुझे रानी बनाऊंगा मेवाड़ की, क्योंकि मैं कुंभा की हत्या करना चाहता हूँ। भारमली ने ये बात जाकर हंसाबाई को बता दी थी। तो हंसाबाई ने चूंडा को वापस बुलाया और इसी भारमली की सहायता से बाद में रणमल की भी हत्या कर दी गई थी। रणमल वैसे तो काफ़ी शक्तिशाली पुरुष था, लेकिन भारमली ने उसको शराब पिला दी तथा शराब के नशे में उसकी हत्या करवा दी गई थी। जब इसकी हत्या हुई तो वहीं पे इसके और भी सारे रिश्तेदार, पुत्र वगैरह सब वहीं रह रहे थे, जिनमें एक उसका बेटा था जोधा। ये वही जोधा है जो आगे चलकर जोधपुर की स्थापना करेंगे, राव जोधा। ये भी यहाँ से भाग गए क्योंकि इनकी प्लानिंग थी कि रणमल के साथ साथ इनके सारे साथी संबंधियों को भी मार देने का। तो जोधा वहाँ से भागकर काहुनी, बीकानेर के पास एक जगह है काहुनी, वहाँ पर जाकर शरण ले लेते हैं और चूंडा मंडौर पर अधिकार कर लेता है। मंडौर इनकी राजधानी थी। तो चूंडा इन सबको हरा देता है, रणमल को मार देता है, जोधा वहाँ से भाग जाता है। तो चूंडा मंडौर पर अधिकार कर लेता है। फिर एक आगे चल के होती है संधि, आंवल बावल की संधि। ये जो चल रहा था मेवाड़ मारवाड़ का टसल, जो कि रणमल को मारने के बाद जोधा भाग जाता है, इस सब को शांत करने के लिए ये संधि की गई थी, आंवल बावल की संधि। आंवल का मतलब होता है आंवले और बावल का मतलब होता है बबूल। तो इसमें ऐसा रखा गया कि जिस हिस्से में आंवले के पेड़ है, यानी मेवाड़ हरा भरा प्रदेश हुआ करता था, तो जिस हिस्से में आंवले के पेड़ है वहाँ उसको आंवल बोला गया, और जहाँ बबूल के पेड़ थे उस क्षेत्र को बावल। तो इनकी सीमा इन्होंने इस तरह निर्धारित की कि जहाँ तक आंवले के पेड़ है वहाँ तक मेवाड़ की सीमा होगी, और जहाँ तक बबूल के पेड़ है वो मारवाड़ की सीमा होगी। तो एक बीच में जगह पड़ती है सोजत, पाली में। ये देखिए आप मैप में, पाली ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर सोजत नाम की जगह पड़ती है। इसको मारवाड़ मेवाड़ की सीमा बनाया गया था। दूसरी बात, जो मंडौर पर अधिकार कर लिया था चूंडा ने, बेसिकली राजा तो कुंभा ही था, चूंडा ने अधिकार किया था, तो कुंभा ने मंडौर जोधा को वापस दे दिया। और तीसरी बात ये हुई, कुंभा का पुत्र था रायमल और जोधा की पुत्री थी श्रृंगार कंवर। इन दोनों का विवाह करवा दिया गया था। तो आंवल बावल की संधि की तीन प्रमुख चीज़ें हैं। एक तो सोजत पाली को मेवाड़ मारवाड़ की सीमा बना दिया गया था, जोधा को मंडौर वापस दे दिया गया, और कुंभा के पुत्र रायमल और जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर का विवाह कर दिया गया था। फिर हम आगे देखते हैं, राणा कुंभा के युद्ध भी काफ़ी हुए हैं। तीन प्रमुख युद्ध हैं। पहला तो यह है सारंगपुर का युद्ध। इसमें क्या हुआ कि जो कुंभा के पिता थे मोकल, कुंभा के पिता मोकल, इनकी हत्या कर दी थी चाचा मेरा और महपा पवार ने। तो एक मालवा का शासक था महमूद खिलजी, इसने मोकल के हत्यारों को शरण दे दी थी। ये मोकल को मारने के बाद मालवा भाग गए, महमूद खिलजी के पास शरण ले ली थी इन्होंने। कुंभा ने बोला महमूद खिलजी को कि इनको मुझे वापस लौटा दो, इन्होंने मेरे पिता की हत्या की है,
लेकिन खिलजी ने मना कर दिया कि शरणागत हैं ये मेरे, मैं इनकी रक्षा करूँगा। तो इसलिए कुंभा और महमूद खिलजी के बीच युद्ध हुआ, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में, और इसमें कुंभा विजयी रहा। और विजय की याद में इसने चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। किस युद्ध की में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में करवाया? तो सारंगपुर के युद्ध में विजय प्राप्त हुई, क्योंकि महमूद खिलजी के खिलाफ विजय प्राप्त हुई। उसने मोकल के हत्यारों को शरण दे दी थी और इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। जब ये महमूद खिलजी पराजित हो गया था सारंगपुर के युद्ध में, तो इसने गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन शाह। इसका भी कुंभा से पुरानी दुश्मनी रंजिश चल रही थी। तो इन दोनों ने मिलकर, महमूद खिलजी मालवा और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात, इन दोनों ने मिलकर कुंभा को हराने के लिए ये चंपानेर की संधि की थी 1456 में, कि हम दोनों मिलकर कुंभा के खिलाफ विद्रोह करेंगे और उसको पराजित करेंगे। और इसी संधि के फलस्वरूप युद्ध हुआ बदनौर का युद्ध, जिसमें कुंभा के खिलाफ थे महमूद खिलजी मालवा का और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात का। लेकिन कुंभा ने इन दोनों को भी इसमें पराजित किया। कुंभा विजयी रहा और ये दोनों हार गए। ये आप मैप में देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। ये मेवाड़ है और यहाँ से हम जो एमपी का एरिया शुरू होता है, मध्य प्रदेश, वहाँ पर ये मालवा क्षेत्र पड़ता है। गुजरात इधर है ही है। तो गुजरात और मालवा ने मेवाड़ के खिलाफ संयुक्त अटैक किया था, जिसमें मेवाड़ विजयी रहा, कुंभा विजयी रहे और इन दोनों को पराजित कर दिया था। एक छोटी सी ट्रिक बनाई है मैंने याद करने के लिए। ये राणा कुंभा की जो 4 घटनाएं थी, आवल बावल की संधि, सारंगपुर का युद्ध, चंपानेर की संधि और बदनौर का युद्ध। आप इसको विजुलाइज कीजिए। एक पेड़ है, आंवले का पेड़ है, ये आंवले का पेड़ है। इसके नीचे कुंभा बैठ के सारंगी बजा रहा है। कुंभा, आप आगे चल के देखेंगे, कुंभा संगीत प्रिय भी था और वीणा बजाता था, संगीत में काफ़ी रुचि थी। तो कुंभा पेड़ के नीचे बैठ के सारंगी बजा रहा है। इसके हाथ में सारंगी है। तो क्या हुआ, जब इसने सारंगी बजाई तो यहाँ कुछ दर्शक बैठे थे, इनका मूड खिल गया, सारंगी मूड खिल गया। तो एक उठ के यहाँ पर आया और यह खुश होकर कुंभा के बदन पर चंपी करने लग गया। फिर से देखिए, आंवले के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, यानी आवल बावल की संधि। कुंभा सारंगी बजा रहा है, सारंगपुर का युद्ध, जिससे इन लोगों का मन खिल गया, मूड खिल गया, कुछ भी मान लीजिए। तो ये था महमूद खिलजी, गुजरात मालवा का शासक। और यहाँ से एक व्यक्ति जब खुश होकर ऊपर आ गया, जब हम कुछ भी स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं, दर्शक खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, कुछ इनाम देते हैं, इस तरह का। तो ये खुश बेचारा गरीब था, शाह था वैसे तो, ये इसका नाम शाह था, इससे आप याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन शाह गुजरात का शासक। ये यहाँ से उठकर आया और इनके बदन पर, बदनौर का युद्ध, चंपी करने लग गया, मसाज देने लग गया, इनको कंधे दबाने लग गया, हाथ पैर दबाने लग गया। उससे हम याद रखेंगे चंपानेर का युद्ध। तो आप इस छोटे से पिक्चर को विजुलाइज कीजिए, आपको शायद ये चारों पॉइंट्स याद हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब राणा कुंभा की कुछ उपाधियां देख लेते हैं हम, क्योंकि राणा कुंभा मेवाड़ के शासकों में काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। ना केवल इन्होंने युद्ध जीते हैं, ना केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया है, बल्कि साहित्य को, कला को भी काफ़ी प्रचार प्रसार किया है। और ये खुद भी काफ़ी इन चीज़ों में विद्वान थे। बल्कि ऐसा कहते हैं, आज़ादी के बाद एक कमेटी बैठी थी कि एक ही शासक अपने इतने कम समय में इतना कुछ कैसे कर सकता है। लेकिन बाद में पाया गया कि कुंभा इतने विद्वान थे कि उन्होंने इतना सारा काम किया है। इन्होंने बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, संगीतज्ञ थे, युद्ध जीते हैं। तो मल्टी टैलेंटेड आदमी थे राणा कुंभा। तो इनकी उपाधियां देख लेते हैं। एक है हिंदू सुरतान, यानी हिंदुओं का रक्षक। अभिनव भट्टाचार्य, संगीत प्रेमी। राणा रासो, ये साहित्य के विद्वान थे, साहित्य में, इसलिए इनको ये उपाधि दी गई। हाल गुरु, पहाड़ी किले जीतने वाला। चाप गुरु, ये धनुर्धर बहुत अच्छे थे।
परम भागवत और आदि वराह, ये दोनों इसलिए दी क्योंकि ये विष्णु भगवान के भक्त थे। राणा कुंभा जहाँ भी आ जाए तो आप ये ध्यान रखना कि विष्णु भगवान से इनका संबंध रहा है, विष्णु भगवान के भक्त थे। और इन्होंने जैनों का तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था। जैन एक तीर्थ यात्रा कर दिया करते थे उस समय में, लेकिन इन्होंने आगे चल के उस कर को भी हटा दिया था। आगे देखते हैं, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है राणा कुंभा को। देखिए ये भी इन्होंने काफ़ी काम करवाया है कला साहित्य के क्षेत्र में। राजस्थान की स्थापत्य कला का इनको जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हमने अभी देखा सारंगपुर के युद्ध में जब इन्होंने महमूद खिलजी को पराजित किया था, क्योंकि उसने मोकल के हथियारों को शरण दे दी थी, तो इसके बाद इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ के बारे में देखते हैं हम। विजय स्तंभ के अन्य नाम भी हैं। एक तो कीर्ति स्तंभ। यहाँ आप ये ध्यान रखिए कि चित्तौड़ के किले में, ये भी चित्तौड़ के फोर्ट में ही बना हुआ है विजय स्तंभ, एक स्तंभ और है, उसको अक्सर हम कीर्ति स्तंभ कहते हैं और विजय स्तंभ को भी कीर्ति स्तंभ कहते हैं। वो जो कीर्ति स्तंभ है वो है जैन कीर्ति स्तंभ। उसका पूरा नाम है जैन कीर्ति स्तंभ। वो इस विजय स्तंभ से काफ़ी पुराना भी है और वो इससे अलग है, तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों अलग अलग हैं। कई बार हो जाता है कि हम बोलते हैं कि कीर्ति स्तंभ दूसरा है, इसको भी कीर्ति स्तंभ बोल रहे हैं, तो वो कीर्ति स्तंभ अलग है, उसको हम अभी आगे देखेंगे। विष्णु ध्वज, हमने देखा कुंभा विष्णु के भक्त थे। विष्णु का वाहन कौन होता है? गरुड़, गरुड़ ध्वज। मूर्तियों का अजायब घर, इस पर बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। आप कभी चित्तौड़गढ़ जाएँ तो इस पर ज़रूर घूमने जाएँ। इसमें पता नहीं अभी तो अंदर जाने देते हैं या नहीं, मैं गया था तब। इसमें ऊपर तक ये 9वीं मंजिल है, यहाँ तक ऊपर जाते हैं, अंदर से सीढ़ियाँ हैं इसमें गोल गोल। इसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है, तो ये इसके अन्य नाम हैं, ये आप याद रखिए। इसके जो वास्तुकार थे उनके नाम थे जैता, पूजा, पौमा और नापा। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, आप ऐसे याद रखिए। पूजा नाम की एक लड़की थी, उसने अपनी नाप के, पोमा से हम याद रखेंगे प्यूमा, प्यूमा शूज़ का ब्रांड है एक, तो पूजा ने अपनी नाप के प्यूमा के जूते लिए। नो ऑफेंस टू एनीवन, पूजा ने अपनी नाप के प्यूमा के जूते लिए, तो उससे आप याद रख लेंगे जैता, पूजा, पोमा, नापा। अब हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए 9 मंजिला इमारत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। इसकी जो ऊंचाई है ये वाली, ये है 122 फीट और इसकी चौड़ाई है 30 फीट इसकी चौड़ाई है। इसकी जो 8वीं मंजिल है ये वाली, इसमें कोई भी मूर्ति नहीं है। और इसकी जो 3री मंजिल है ये वाली, इसमें 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ये जो 3री मंजिल है इसमें 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है अरबी भाषा में। जेम्स टॉड हुए हैं, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। राजस्थान के इतिहास के जनक कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। विजय स्तंभ की तुलना इन्होंने कुतुब मीनार से की है। और एक हिस्टोरियन हुए हैं फर्ग्यूसन, उन्होंने इसकी तुलना टार्जन टावर, रोम में एक टावर है टार्जन टावर, उससे की है। तो ये भी आप याद रखिए। जेम्स टॉड ने विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना टार्जन टावर से की है। लेकिन आप नेट पे सर्च करके देखना, इन्होंने कंपेयर तो इससे किया है, लेकिन जब आप देखेंगे दोनों को तो आप पाएंगे कि विजय स्तंभ के सामने वो कुछ भी नहीं है। विजय स्तंभ का आर्किटेक्ट अलग ही लेवल का है। अब हम आगे देखते हैं विजय स्तंभ के बारे में। मैं एक इसमें फ़ोटो डालना भूल गया, ये डाक टिकट की। ये राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है, विजय स्तंभ पर। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, क्योंकि विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है।
तो यहाँ एक प्रशस्ति है। प्रशस्ति होती है कोई राजा अपने प्रशंसा में कुछ भी पत्थरों पर इंस्क्रिप्ट करवाते थे, उसको प्रशस्ति बोलते हैं। तो उसके लेखक है अत्रि व महेश। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक हैं अत्रि व महेश। इसका पुनर्निर्माण करवाया था स्वरूप सिंह ने। ऐसा कहते हैं जो इसकी 9वीं मंजिल है उस पर एक बार बिजली गिर गई थी, जिससे वो थोड़ी डैमेज हो गई थी, तो इसलिए इसका पुनर्निर्माण करवाया महाराणा स्वरूप सिंह ने। प्रतीक चिन्ह देखते हैं हम विजय स्तंभ किस किस का है। एक तो राजस्थान पुलिस का जो लोगो है ये देखिए आप, इसमें विजय स्तंभ दिखेगा आपको। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसमें विजय स्तंभ दिखेगा। और अभिनव भारत, वीर सावरकर का संगठन था अभिनव भारत। इसका भी जो लोगो था उसमें भी विजय स्तंभ का प्रयोग किया गया है। अब हम वो बात करते हैं जैन कीर्ति स्तंभ, जो मैं बता रहा था आपको। ये है जैन कीर्ति स्तंभ और ये है विजय स्तंभ। दिखने में हालांकि काफ़ी सिमिलर लग सकते हैं आपको। ये जैन कीर्ति स्तंभ है और ये हमारा विजय स्तंभ है। इसको आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है और ये 7 मंजिला इमारत है, जबकि विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है, यह है 7 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण करवाया था एक जैन व्यापारी थे जीजा शाह बघेरवाल, इन्होंने करवाया था। और यह भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। भगवान आदिनाथ को समर्पित है, इसीलिए इसे कहते हैं आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। और ये भगवान ऋषभ देव को भी समर्पित है। तो ये था जैन कीर्ति स्तंभ। तो आपको इन दोनों में, विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ में कंफ्यूज नहीं होना है। एक पुस्तक है वीर विनोद, जिसके लेखक है कविराज श्यामल दास। इनकी पुस्तक है वीर विनोद। इसमें इन्होंने बताया है कि मेवाड़ के जो 84 किले थे उनमें से 32 किलों का निर्माण तो कुंभा ने ही करवाया था। अब आप सोचिए, जो राजा अपने शासनकाल में 32 किलों का निर्माण करवा दे वो कितना प्रतापी सम्राट होगा। इन किलों में प्रमुख थे एक तो कुंभलगढ़ का किला राजसमंद, इसके बारे में अभी हम डिटेल में देख लेंगे। एक भूमठ का किला था उदयपुर में, ये इन्होंने बनवाया था भीलों पर नियंत्रण करने के लिए। उस क्षेत्र में भील पाए जाते हैं मेवाड़ में, हम सब जानते हैं, और वो काफ़ी उपद्रव मचाया करते थे। तो उस उपद्रव को शांत करने के लिए इन्होंने भूमठ, उदयपुर में भूमठ का किला बनवाया। सिरोही में भी 3 प्रमुख किले हैं। पहला है मचान का किला, मेर पर नियंत्रण हेतु। हमने जब मेवाड़ की हिस्ट्री शुरू की थी तब हमने देखा था मेवाड़ का एक नाम है मेदपाट। मैंने बताया था कि यहाँ पर पहले मेर जाति रहा करती थी, मेर का मेद हुआ और उसी से मेदपाट नाम पड़ गया था। तो ये ऑब्वियस है कि वहाँ पर मेर लोग रहा करते थे और वो भी काफ़ी अशांति मचाए रखते थे। तो उनको शांत करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए मचान का किला बनवाया। एक बसंतगढ़ का किला है सिरोही में, जिसको बासंती दुर्ग भी बोलते हैं। और एक अचलगढ़ का किला है, ये देखिए आप, इसका पुनर्निर्माण भी इन्होंने करवाया था। तो ये प्रमुख किले हैं जिनका निर्माण कुंभा ने करवाया। अब हम देखते हैं कुंभलगढ़ राजसमंद में जो स्थित है। ये देखिए, ये कुंभलगढ़ का किला है। इसको मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं, क्योंकि जब भी मेवाड़ पे संकट आता था तो चित्तौड़गढ़ या उदयपुर से यहाँ आकर वो लोग शरण लिया करते थे। इसको मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। यह जिस जगह पर स्थित है वहाँ से बहुत ऊंचाई पर है, दूर दूर तक का एरिया दिखता है, इसलिए इसको आँख भी कहते हैं, मेवाड़ की आँख। और इसको मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रहकर आप नज़र रख सकते हैं अपनी बॉर्डर्स पर। इसके वास्तुकार थे मंडन, और कुंभलगढ़ में एक प्रशस्ति है, उसके लेखक थे महेश। इसका जो सबसे ऊपरी स्थान है ये वाला, इसको बोलते हैं कटारगढ़। जो कुंभलगढ़ किला है इसके सबसे ऊपरी स्थान को बोलते हैं कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की आँख भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रहकर आँख की तरह नज़र रख सकते हो आप इस पूरे हिस्से में। देखिए कितना ऊंचाई पर स्थित है। इस कटारगढ़ को कुंभा का निजी आवास भी कहा जाता है। यहाँ पर कुंभा का निजी आवास था, वो इसी में रहा करते थे।
तो ये था कुंभलगढ़ और कटारगढ़। कुंभा ने कुछ मंदिर भी बनवाए थे, जिनमें एक प्रमुख है कुंभ स्वामी मंदिर। ये भगवान विष्णु का था। हमने देखा है कि कुंभा भगवान विष्णु का भक्त था, तो कुंभा का स्वामी कौन? विष्णु भगवान। तो इन्होंने विष्णु भगवान का कुंभ स्वामी मंदिर भी बनवाया था, चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ में, अचलगढ़ में। ये वाला मंदिर चित्तौड़ वाला है। ये चित्तौड़ का कुंभ स्वामी मंदिर है। तो कुंभा ने चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ में कुंभ स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। अब इनका लिटरेचर की तरफ भी देखते हैं। इन्होंने कुछ टीकाएं लिखी हैं। एक तो जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद, उस पर लिखी है रसिक प्रिया। सारंगधर की पुस्तक है संगीत रत्नाकर, और बाण भट्ट की पुस्तक है चंडी शतक। इन सब पर इन्होंने टीकाएं लिखी हैं, कमेंट्री लिखी है। मेवाड़ी का भी ज्ञान तो था ही, मेवाड़ के थे, तो इन्होंने मेवाड़ी में भी 4 नाटक लिख दिए हैं। और इनको मराठी और कन्नड़ आदि भाषाओं का भी ज्ञान था। कुंभा के दरबारी विद्वान हम देख लेते हैं। पुस्तकें, पहले हम ये देख लेते हैं कुंभा की पुस्तकें। एक तो ये संगीतज्ञ बहुत अच्छे थे, वीणा बजाया करते थे राणा कुंभा। इनके संगीत गुरु थे सारंग व्यास। देखिए सारंग वर्ड कई बार आ चुका है। सारंगधर का युद्ध भी था, सारंग व्यास इनके गुरु थे। तो आप सारंग को याद रखिए, कुंभा से ही रिलेटेड है। एक पुस्तक थी इनकी संगीत राज, संगीत के बारे में थी। इसके 5 भाग हैं: पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। पढ़ना, गाना, नाचना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, रस रत्न कोश, ये 5 इसके भाग थे। तो संगीत राज के 5 भाग हैं। एक पुस्तक है संगीत मीमांसा, संगीत के बारे में। संगीत सुधा, कामराज रतिसार, इसके 7 भाग हैं। और एक है सुधा प्रबंध। तो ये कुंभा की 5 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनको आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कुंभा के दरबारी विद्वान कौन कौन थे। जो राजा खुद इतना विद्वान हो संगीत में, साहित्य में, कला में, तो उसका दरबार भी विद्वानों से भरा ही होगा, ऑब्वियस है। एक विद्वान थे कान्ह व्यास। इनकी पुस्तक है एकलिंग महात्म्य। इसका जो फर्स्ट भाग है उसको बोलते हैं राजवर्णन, जो कि कुंभा ने लिखा था। तो पहले विद्वान हो गए कान्ह व्यास। एक थे मेहाजी। मेहाजी एक बार तीर्थ यात्रा पर गए, तो कुंभा ने बोला कि बताओ हमें कहाँ कहाँ घूम के आए, क्या क्या देखा। तो उन्होंने तीर्थमाला लिख दी। मंडन, अभी हमने देखा, कुंभलगढ़ किले के वास्तुकार थे। तो इनकी पुस्तकें हैं वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन जो कि मूर्ति कला के बारे में है, कोदंड मंडन यह है धनुष निर्माण के बारे में। तो ये मंडन जी की 5 पुस्तकें हैं। मंडन जी अकेले टैलेंटेड नहीं थे, इनका भाई था नाथा, उसकी पुस्तक है वास्तु मंजरी, ये भी वास्तुशास्त्र के बारे में है। मंडन जी का बेटा गोविंद, ये भी टैलेंटेड। द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी, कलानिधि, जिसमें मंदिर शिखर के निर्माण के बारे में है कि शिखर किस तरह बनाया जाता है, कैसा होना चाहिए शिखर। सार समुच्चय, आयुर्वेद के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो मंडन जी की पूरी फैमिली टैलेंटेड लोगों से भरी हुई है। इनके भाई है नाथा, बेटा है गोविंद। एक थे कुंभा के गुरु हीरानंद मुनि, ये भी इनके दरबार में थे। और विद्वानों में हम देखते हैं तिलाभट्ट, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर, भुवन कीर्ति। अब भाई सिर्फ मंडन जी की फैमिली थोड़ी टैलेंटेड है, कुंभा जी की भी टैलेंटेड है। उनकी बेटी थी रमाबाई, इनकी भी संगीत में बहुत रुचि थी। इनको जावर परगना दिया गया था, ये याद रखिएगा। रमाबाई जो कि कुंभा की बेटी थी, कौन सा परगना दिया गया था? जावर परगना। और इनकी उपाधि थी वागीश्वरी, इनको वागीश्वरी की उपाधि दी गई थी। लेकिन अफसोस की बात है कि जो कुंभा इतने टैलेंटेड थे, दरबार विद्वानों से भरा हुआ था, शायद उनका पुत्र उतना विद्वान नहीं था, उतना समर्थ नहीं था। तो उनका पुत्र था उदा, उसने कुंभलगढ़ के किले में राणा कुंभा की हत्या कर दी शासन प्राप्त करने के लिए। वैसे शायद वो टैलेंटेड नहीं था कि उसको शासन मिलता,
तो उसने जबरन हथियाने के लिए अपने पिता राणा कुंभा की हत्या उदाने की, ये हमने रेड लेटर्स में लिख दिया है कि कुंभलगढ़ के किले में राणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा ने कर दी थी। तो थैंक यू दोस्तों, ये था मेवाड़ की हिस्ट्री का सेकंड पार्ट। अगले वीडियो में हम आगे के शासकों के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।